हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल examyatra.com। हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड टुडेज टॉपिक इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल या ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, हम लास्ट सेशन के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में पढ़ा, जो कर्नाटिक वॉर के नाम से भी जानी जाती है। 3 कर्नाटिक वॉर जो है वो फाइट होते हैं बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, जिसमें ब्रिटिश लोगों की विक्ट्री होती है और फ्रेंच पावर जो है वो इंडिया में सबड्यूड बनकर रह जाती है। और ब्रिटिश लोगों की विक्ट्री का एक मेजर कारण होता है कंट्रोल ओवर बंगाल। बंगाल के रिसोर्सेज पे कंपनी का कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाता है, जिस कारण से उन्हें थर्ड कर्नाटिक वॉर में विक्ट्री मिलती है। और कर्नाटिक वॉर में विक्ट्री के साथ ही ब्रिटिश लोगों की इंडिया में ट्रेड सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो जाती है। तो अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कंट्रोल ओवर बंगाल कि बंगाल में ब्रिटिश लोगों का किस तरह से रूल स्टैब्लिश होता है। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया ऑल स्टार्टेड इन बंगाल। ब्रिटिश लोगों का भारत में जो कॉन्क्वेस्ट है वो बंगाल से स्टार्ट होता है, क्योंकि बंगाल शुरू से ही एक प्रॉस्परस रीजन था। वहां पे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा मात्रा थी और उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे ब्रिटिश लोग, और इसीलिए उन्होंने उस तरफ रुख किया। तो कहानी स्टार्ट होती है औरंगजेब के फरमान के साथ, जब 1690 में 1690 में औरंगजेब कंपनी को फरमान जारी करता है, जिसमें उन्हें बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को मिल जाता है। साथ ही उन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना की और उसका फाउंडेशन रखा और फोर्टिफिकेशन भी उसके साथ करने लगे। फोर्टिफिकेशन का मतलब है किलाबंदी। मतलब आप एक, जैसे कलकत्ता शहर है, वहां पर आपने एक फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दिया। फैक्ट्री के चारों तरफ जो है 4 दीवारी आप क्रिएट कर रहे हो, एक सुरक्षा घेरा तैयार कर रहे हो और उसी के अंदर जो है कंपनी के एम्प्लॉय जो है वो रहेंगे, एक रेजिडेंसी क्रिएट कर रहे हो। इसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन। देन आगे 1696 में कंपनी को जमींदारी राइट्स मिलते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डे बाय डे कंपनी को गेन होता जा रहा है, प्रिविलेज मिलते जा रहे हैं और उनका जो फाउंडेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। फिर मेजर चेंज तब आता है जब मुगल एम्परर फरूख शेर एक फरमान जारी करता है 1717 में, जो ना केवल उनके पहले वाले जो ट्रेड प्रिविलेज थे उनको रिस्टोर करता है, उनको कंटिन्यू करता है, बट ऑल्सो उनको एक नए प्रिविलेज भी प्रोवाइड करता है। तो ड्यूटी फ्री ट्रेड तो ये पहले का हो गया, जो औरंगजेब के फरमान में भी सम्मिलित था, इंक्लूड था। लेकिन अब कंपनी को 38 विलेजेस जो है वो रेंट पे दिए जाते हैं अराउंड कलकत्ता सिटी। कलकत्ता के इस फाउंडेशन कर दिया था, स्थापना कर दी थी। अब इसके अराउंड जो है 38 विलेजेस जो है वो रेंट पे दिए जाते हैं कंपनी को, ये प्रिविलेज मिलता है। और यूज ऑफ रॉयल मिंट, ये बहुत बड़ा एक गेन था कंपनी को, कि बॉम्बे की रॉयल मिंट को यूज करके वो अपने खुद के कॉइन्स, दे कैन मिंट देयर ओन कॉइन्स, वो खुद के कॉइन्स जो है वो छाप सकते हैं। तो अगर आप अपनी खुद की करेंसी चला रहे हो, इसका मतलब आपकी उस कंट्री में पॉलिटिकल होल्ड स्ट्रांग हो रहा है। इसीलिए फरूख शेर का जो फरमान है वो मैग्ना कार्टा ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे फरूख शेर का फरमान जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे पूछा जा सकता है कि कंपनी को अपने खुद की करेंसी या अपने खुद के कॉइन मिंट करने का प्रिविलेज कहां से मिलता है? फरूख शेर के फरमान से, जो 1717 में दिया जाता है, यूज ऑफ रॉयल मिंट। ठीक है। और मैग्ना कार्टा ऑफ हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी फरूख शेर के फरमान को, फरूख शेर फरमान ऑफ 1717 को माना जाता है। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हो गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आते हैं। तो फरूख शेर जो था, मुगल एम्परर था, उसने कंपनी को प्रिविलेज तो दे दिए, लेकिन अब चीजें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है बंगाल के नवाब में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कैसे? फरूख शेर ने तो इनको प्रिविलेज दे दिए, लेकिन जब ये बंगाल में एस्टेब्लिशमेंट करने गए तब वहां का जो
नवाब था मुर्शिद कुली खान, वो इस फरमान को अपोज कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है बंगाल में, अगर कंपनी जो ट्रेड करेगी बंगाल में उस पर अगर ड्यूटी नहीं देगी तो ड्यूटी नहीं देने से किसका रेवेन्यू कम होगा? मुर्शिद कुली खान का। 38 विलेजेस रेंट पे दिए जा रहे हैं, उसके भी अगेंस्ट था ये मुर्शिद कुली खान। और रॉयल मिंट, खुद के कॉइन जो है वो मिंट करने के तो बिल्कुल ही ये अगेंस्ट था। कोई भी अगर ऑटोनोमस रूलर है वो अपनी टेरिटरी पे इस तरह की एक्टिविटी को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेगा। इसलिए मुर्शिद कुली खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में रिसोर्सेज को लेके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो दिस फरमान बिकम अ न्यू सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान जो है वो एक न्यू ऑटोनोमस रूलर था बंगाल का। अब थोड़ा सा हम नवाब ऑफ बंगाल के बारे में देख लेते हैं। नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान, उसके बाद बना सरफराज खान, देन सुजाउद्दीन, देन अलीवर्दी खान, देन सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर और मीर कासिम। तो ये कुछ प्रमुख बंगाल ऑफ नवाब है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि मुर्शिद कुली खान से लगा के सिराजुद्दौला तक जितने भी बंगाल के नवाब बने वो अंडर मुगल अथॉरिटी थे, मुगल अथॉरिटी इन्हें अपॉइंट करती थी। और यहां से जो है मीर जफर से वो अंडर कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में मीर जफर से लगा के रेस्ट ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। तो मुर्शिद कुली खान कौन था? एक सूबेदार हुआ करता था। जब मुगल एम्पायर बहुत ही कंसोलिडेटेड स्टेट में था, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था, तो इसके कई सूबे हुआ करते थे, प्रोविंस हुआ करते थे। उनमें सूबेदारों को नियुक्त किया जाता था एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन की फेज में जाता है, धीरे धीरे इसका पतन होने लगता है। और यही जो सूबे हैं ये अपने आप को मुगल अथॉरिटी से के डायरेक्ट कंट्रोल से फ्री करना चाहते हैं। इसलिए उसी सीरीज में मुर्शिद कुली खान है, अवध का नवाब है, ये सब सूबेदार हैदराबाद में देखेंगे। अब हैदराबाद का निजाम है, ये अपने आप को सब फ्री करना चाहते थे। इसलिए मुर्शिद कुली खान, निजाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने खुद को ऑटोनोमस रूलर जो है घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ मुगल एम्परर को एज ए सिंबॉलिक रूप में देखते हैं, पूरा कंट्रोल उनका नहीं मानते, उनके डायरेक्शन रूल्स वगैरह वो नहीं मानते, सिर्फ सिंबॉलिक रूप में वो देखते हैं कि ये हमारी अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, जस्ट फॉर अ सिंबॉलिक पर्पस। तो अब ये सूबे फ्री हो रहे थे, इसमें से एक बंगाल सूबा जो है वो फ्री हुआ मुगल अथॉरिटी के कंट्रोल से, और वहां के सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को ऑटोनॉमस रूलर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो अब यहाँ पे मुगल एम्परर फर्रुखशियर है, लेकिन वीकनिंग पोजीशन में है, कमजोर स्थिति में है। वो फरमान तो जारी कर रहा है लेकिन मुर्शिद कुली खान जो है उसका अपोज कर रहा है। तो इसीलिए मुर्शिद कुली खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अरोज होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से आगे रूप लेता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ से एक ध्यान रखना, नवाब ऑफ बंगाल से एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट मुगल अथॉरिटी के अंदर कौन कौन से बंगाल के नवाब रहे हुए हैं। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो था वो सुजाउद्दीन की आर्मी में मिलिट्री कमांडर था। इसने कूप अटेम्प्ट किया था सुजाउद्दीन को हरा के बैटल में, और फिर उसकी गद्दी अलीवर्दी खान ने ले ली। फिर अलीवर्दी के खान के बाद उसका सन जो है सिराजुद्दौला नवाब बनता है, जो लास्ट नवाब होता है बंगाल का अंडर मुगल अथॉरिटी। तो फर्स्ट मुर्शिद कुली खान, लास्ट सिराजुद्दौला, ये ध्यान रखना। और कंपनी के अंडर में फर्स्ट कौन होता है? मीर जाफर, और लास्ट तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फर्स्ट वाइज मीर जाफर। अब जब बंगाल में ये सब एक्टिविटी हो रही थी तो उसी के साथ ही इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी चल रही थी। तो मुर्शिद कुली खान से लगा के अलीवर्दी खान तक जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने इन दोनों को बंगाल में किसी भी ओपन हॉस्टिलिटी में शामिल होने से रोकते रहे, दोनों को अंडर कंट्रोल रखा।
क्योंकि फ्रेंच का भी ट्रेड सेटलमेंट बंगाल में था और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी था। तो इन लोगों ने ये बंगाल में ना लड़ ले आपस में, वहां पे भी इनको कंट्रोल में रखा गया, इनके द्वारा मुर्शिद कुली खान से लगा के अलीवर्दी खान तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मुर्शिद कुली खान से लगा के अलीवर्दी खान जो थे, जो बंगाल के नवाब रहे, वो बहुत ही पावरफुल नवाब रहे होंगे, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ फ्रेंच जैसी पावर को अंडर कंट्रोल रखा। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में, ये कॉन्फ्लिक्ट पहले भी थे, लेकिन एक क्रिटिकल डायमेंशन तब ले लेते, ये और ज्यादा खराब तब हो जाता है जब सिराजुद्दौला जो है वो थ्रोन पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है। तो सिराजुद्दौला के बाद से ही कंपनी और नवाब के रिलेशन है वो खराब होने लगते हैं, क्रिटिकल होने लगते हैं। हम देखते हैं आगे। तो फ्रॉम मुर्शिद कुली खान टू अलीवर्दी खान, नवाब केप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स अंडर कंट्रोल ऑफ मिस यूजिंग दस्तक। आफ्टर सिराजुद्दौला बिकम नवाब, कॉन्फ्लिक्ट टू क्रिटिकल डायमेंशन। तो ये जो दस्तक थे, प्रिविलेज दिए गए थे, दस्तक का मतलब प्रिविलेज, प्रिविलेज कंपनी को दिए गए थे मुगल एम्परर के फरमान के जरिए, उनका मिसयूज करने से मुर्शिद कुली खान से लगा के अलीवर्दी खान जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को हमेशा अंडर कंट्रोल रखा। लेकिन सिराजुद्दौला जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ का नवाब था, इसलिए उसने जो भी ऐसी एक्टिविटी होती थी जो दस्तक का मिसयूज करते थे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगा। इस वजह से कंपनी और इसके बीच के रिलेशन बहुत ज्यादा बिटर होने लगे, कड़वे होने लगे। तो कोर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल देखते हैं हम कि किस तरह से बंगाल का कॉन्क्वेस्ट हो रहा है और किस तरह से हम क्रम वाइज देखते हैं। तो क्लैश बिटवीन फिजिकल इंटरेस्ट ऑफ नवाब एंड कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट? सिराजुद्दौला जब गद्दी पे बैठता है, नवाब बनता है बंगाल का, तो ये अपने फिजिकल इंटरेस्ट सेव करना चाहता है और कंपनी अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहती है। क्यों? अगर मिसयूज करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल दस्तक का, तो बंगाल के रिवेन्यू में रिडक्शन होता है, बंगाल को रिवेन्यू नहीं मिलता है। इस वजह से नवाब जो है वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगता है। जबकि यहाँ पे कंपनी क्या चाहती है? अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहती है और उनको और बढ़ाना चाहती है, एक्सपांड करना चाहती है। तो दोनों के इंटरेस्ट के बीच में जो है वो क्लैश होता है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट अरोज होता है। Nawab wanted to put check on misuse of privileges, that is dastak. On the other hand, East India Company wanted to promote commercial interest in Bengal. तो बंगाल तो जो ट्रेड प्रिविलेज कंपनी को प्रोवाइडेड है, उनका मिसयूज करने से रोकना चाहता है, जबकि कंपनी उसका फुल यूज करते हुए अपने ट्रेड इंटरेस्ट है उनको एक्सपांड करना चाहती है, उनको और बढ़ाना चाहती है, मोर प्रॉफिट गेन करना चाहती है। अब इसी के साथ ही क्या होता है कि जो बंगाल के ऑफिशियल्स है, कोर्ट ऑफिशियल्स है, बंगाल के नवाब के जो दरबार में ऑफिशियल्स है, अधिकारी है, नोबल्स है, जमींदार है, मर्चेंट्स, व्यापारी है, बैंकर है, दे वर नॉट हैप्पी विद द सिराजुद्दौला। वो सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने से खुश नहीं थे। तो इसलिए क्यों नहीं थे ये खुश? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मर्चेंट ले लेते हैं, तो मर्चेंट लोग जो थे वो भी प्राइवेट ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व थे विद ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक का तो मिसयूज कर ही रही थी और नवाब उनके ऊपर एक्शन ले ही रहा था। अब ये मर्चेंट्स लोग जो थे, व्यापारी थे वहां के, वो भी अपना पर्सनल गेन बढ़ाने के लिए कंपनी की मदद लेते थे। बिकॉज ऐसी जो व्यवस्था है, जैसे कि शिप प्रोवाइड करवाना, इन मर्चेंट लोगों के जो भी कंसाइनमेंट होते थे, जो भी एक्सपोर्ट होते थे, जो भी इनके सामान का एक्सपोर्ट होता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप के थ्रू होता था। इनके कंसाइनमेंट इनकी शिप के थ्रू जाते थे। तो ये मर्चेंट जो थे वो अपने कंसाइनमेंट के एक्सपोर्ट के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिपेंडेंट थे। इसीलिए ये दोनों आपस में ट्रेड इंटरेस्ट जो है अपने
फुलफिल कर रहे थे। तो अब जब नवाब जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगा तो मर्चेंट के भी प्रॉफिट गेन में ऑब्स्टेकल होने लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी प्रॉफिट गेन में ऑब्स्टेकल उत्पन्न होने लगे। इस कारण से दोनों ही नहीं चाहते थे, मर्चेंट है, नवाब, नोबल्स है, बैंकर्स है, ये सब किसी ना किसी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व थे। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना रहे। इस वजह से इन्होंने एक कोलिएशन फॉर्म करते हैं, एक एंटी सिराज कलीग पार्टी फॉर्म करते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि कौन कौन होते हैं। तो सब अपने पर्सनल गेन की वजह से सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते हैं और अपना डिजायर कैंडिडेट गद्दी पर बिठाना चाहता है ताकि वो अपने पर्सनल जो गेन है उनको सेफगार्ड कर सके। तो हम देखते हैं एंटी सिराज कलीग पार्टी में घसीटी बेगम थी, मीर जफर जो उसका खुद का मिलिट्री कमांडर था सिराजुद्दौला का, राजा माणिक चंद जो कलकत्ता का एडमिनिस्ट्रेटर था, हाउस ऑफ जगत सेठ एक धनिक व्यापारी था, उसके पूरे साथी गण, और दीवान राज दुर्लभ। ओमीचंद एक ट्रेडर था, व्यापारी था, और शौकत जंग, ये सब एक एंटी सिराज कलीग पार्टी फॉर्म करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और इस पार्टी का कोलैबोरेशन होता है। तो फिर क्या होता है, अब जब इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया है तो अब ये अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं सिराजुद्दौला को थ्रोन से डीथ्रोन करने में। तो कॉन्फ्लिक्ट अब देखो किस तरह से आउटब्रेक होता है। तो मेन है मिसयूज ऑफ दस्तक, इसी पे सारा चीज चल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है, सिराजुद्दौला जो है कंपनी को दस्तक का मिसयूज करने से रोकता है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉज बनता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। और इमीडिएट कॉज क्या होता है, जो कंपनी है वो कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन शुरू कर देती है विदाउट द परमिशन ऑफ सिराजुद्दौला। फोर्टिफिकेशन मैंने बताया कि आप अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हो, उसके चारों तरफ एक वॉल क्रिएट करके आप उसी में अपने कंपनी के ऑफिशियल्स है, वहां के लेबर है, लेबर तो नहीं कहेंगे, ऑफिशियल्स जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स है, उनके लिए एक रेजिडेंसी क्रिएट करते हो। तो बेसिकली ये कंप्लीट अपने आप में एक अंदर ही अंदर एक अलग दूसरा शहर होता है। तो इसका फोर्टिफिकेशन विदाउट सिराजुद्दौला की परमिशन से शुरू करते हैं, जो इमीडिएट कॉज बनता है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच इज बिगिन इन 1756। ये 1756 में शुरू होता है और इसका रिजल्ट होता है बैटल ऑफ प्लासी। फिर जब ये सारी एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या निकलता है, बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। तो ये सब इवेंट होते हैं, लेकिन ये इवेंट अब किस किस तरह से चलते हैं, लास्ट में बैटल ऑफ प्लासी किस तरह से होता है ये हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकली। तो सबसे पहले क्या इवेंट होता है कि जब ये चीजें हुई, कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया और दस्तक का तो मिसयूज चल ही रहा था, तो इसके अगेंस्ट एक्शन लेते हुए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और कलकत्ता, जिसको फोर्ट विलियम भी कहते थे, उसको कैप्चर कर लिया, उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर दिया उसको और वहां से ब्रिटिश लोगों को खदेड़ दिया। और कलकत्ता का नाम उसने चेंज करके अलीनगर रख दिया। अलीनगर, ही वॉज द सन ऑफ अलीवर्दी खान, इसलिए यहाँ पे अलीवर्दी उसका कलकत्ता का नाम रख दिया। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को माणिक चंद के हाथों में सौंप दिया। माणिक चंद इज ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कलकत्ता, तो उसको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर वापस नियुक्त कर दिया जाता है। फिर होती है एक ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या होती है कि जो सिराजुद्दौला है उसने कंपनी के 146 ऑफिशियल्स को कैप्चर करके एक बंद कमरे में, छोटा सा कमरा, उसके अंदर डाल दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, जहां पे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता है, बिल्कुल ही हवा और किसी चीज का आवागमन उसमें नहीं होता है, बिल्कुल ही पैक होता है। इस वजह से कंपनी के ऑफिशियल्स जो है, कंपनी के ऑफिशियल्स सफोकेशन से मर जाते हैं। तो उनमें से 146 में से खाली 23 ही सरवाइव करते हैं। और इस घटना के बाद जो है कंपनी बहुत ही ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन में आ जाती है। अब त्राहिमाम की स्थिति आ जाती है कंपनी की।
बिकॉज यहाँ पे सिराजुद्दौला जो है वो बहुत ही अग्रेसिव एक्शन लेता है अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल्स। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्राइसिस सिचुएशन चलती है तब इनको रेस्क्यू करने के लिए जो रॉबर्ट क्लाइव साउथ में गया हुआ था, दक्कन में हम पढ़ रहे हैं, वहां पे दक्कन में क्या चल रहा था, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, कर्नाटिक वॉर में इन्वॉल्व था रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल की तरफ मूव करता है टू रेस्क्यू देयर कंपनी ऑफिशियल्स। तो रॉबर्ट क्लाइव और उसके साथ उसका एक और मिलिट्री कमांडर था वॉटसन, वो रेस्क्यू करने आते हैं, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आते हैं। अराइवल ऑफ क्लाइव एंड वॉटसन फॉर रेस्क्यू। रॉबर्ट क्लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आता है और फिर ये रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन ने मिलकर कलकत्ता वापस कैप्चर कर लेते हैं और हुगली भी जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है। अब कलकत्ता और हुगली जो है वो वापस ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। अब जो क्राइसिस सिचुएशन बनती है वो नवाब की बनती है। अब नवाब की क्राइसिस सिचुएशन बनती है इस तरह से, हम देखते हैं। बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज था वॉर के अंदर, एक बहुत बेहतरीन मिलिट्री कमांडर था और इसके नेतृत्व में जितने भी ब्रिटिश आर्मी ने वॉर लड़े वो सब जीते ऑलमोस्ट। तो रॉबर्ट क्लाइव के सामने नवाब का जीतना ऑलमोस्ट ऑल 0% था। तो अब नवाब की क्राइसिस सिचुएशन आती है और उसी के साथ उसी दौरान सेम पीरियड में जो है वो अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन होते हैं इन इंडिया में। तो यहाँ पे नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी लड़ रहा है और उसको अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन भी जो है उसको भी फेस करना पड़ेगा। तो नवाब की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और फाइनली नवाब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक निगोशिएशन करता है, एक पीस सेटलमेंट करता है जिसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर के नाम से जाना जाता है। ये ट्रीटी फरवरी 1757 में साइन होती है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, जिसमें कंपनी को फ्री ट्रेड का प्रॉफिट होता है इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी फ्री ट्रेड करने का प्रिविलेज गेन होता है। फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता की परमिशन दे दी जाती है और वो अपने जो ओन कॉइन्स है, ओन करेंसी कंपनी जो है मिंट कर सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट्स जो है इस ट्रीटी के साथ प्रोवाइड होते हैं। तो आपको ये ट्रीटी किस लिए, नवाब ने ट्रीटी जो है वो किस लिए साइन की, समझ में आ गया? अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के डर से, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफगान था, वो कंटिन्यू इंडिया पे इन्वेजन कर रहा था। अहमद शाह अब्दाली वाज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ नादिर शाह। तो अगर अब्दाली का अटैक होता तो बंगाल हो सकता है कि पूरा का पूरा अनेक्स कर लेता और यहाँ पे नवाब को बिल्कुल ही भगा दिया जाता, नवाब की कोई यहाँ पे पावर रह नहीं जाती। तो नवाब ने सोचा कि कुछ सारा ही खो देने से अच्छा है कि थोड़ा खो दिया जाए, ठीक है। इसलिए नवाब जो है कंपनी के साथ एक निगोशिएशन करता है, पीस सेटलमेंट करता है। तो यहां तक क्लियर है। अब इस ट्रीटी के बाद जो फरवरी 1757 में साइन होती है और जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। तो अब आप यहाँ पे सोचने की बात है कि जब कंपनी और नवाब के बीच में पीस सेटलमेंट हो चुका है तो फिर ये बैटल होने का क्या कारण है? तो बैटल होने का कारण ये है कि अब जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था और वो आगे नहीं चाहता था कि कंपनी के ट्रेड इंटरेस्ट को किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल फेस करने को मिले, किसी भी तरह की बाधा फेस करने को मिले। इसलिए वो सिराजुद्दौला को वो डिथ्रोन करना चाहता था और उसने फिर कूप अटेम्प्ट किया, तख्ता पलट का किया थ्रू वॉर। इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी होता है जून 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव की महत्वाकांक्षा के कारण इट वाज अ हाई एंड पॉइंट ऑफ एम्बिशन ऑफ रॉबर्ट क्लाइव।
तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि नवाब जो है वो फाइट करने की बजाय, कंपनी से फाइट करने के बजाय पीस सेटलमेंट करता है। तो रॉबर्ट क्लाइव एक तरह से नवाब ने अपने आप को सरेंडर कर दिया यहाँ पे कंपनी के सामने। इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव जो सोचता है कि अब इसको गद्दी से ही हटा दिया जाए, कूप अटेम्प्ट होता है, इसलिए बैटल ऑफ प्लासी फाइट होता है। तो बैटल ऑफ प्लासी का कारण समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हम बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में होता है। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। तो सिराज, हमने आगे देखा था कि सिराज के खुद के दरबार में ही जो है कॉन्स्पायरेसी चल रही थी। बहुत सारे जो एंटी सिराज कलीग थे वो एक अपना कोलिएशन फॉर्म कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर देते हैं। इस वजह से इस वॉर में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो उसका मिलिट्री कमांडर था मीर जफर, वो थ्रू आउट द वॉर इनएक्टिव रहता है। थ्रू आउट द वॉर वो इनएक्टिव रहता है। इस कारण से बंगाल ऑफ नवाब की बैटल ऑफ प्लासी में हार होती है। ओनली मीर मदन और मोहनलाल जो थे उसकी साइड से ऑनेस्टली फाइट करते हैं, सिराजुद्दौला की साइड से ऑनेस्टली फाइट करते हैं। बाकी जितने भी ऑफिशियल्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, दे वर रिमेन इनएक्टिव थ्रू आउट द वॉर। तो इस वजह से बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार होती है, कंपनी जो है उसकी जीत होती है, विक्ट्री ऑफ क्लाइव। और बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल को जो है 1 करोड़ रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़ते हैं एज अ वॉर कंपेंसेशन। और इसी के साथ कंपनी को जमींदारी राइट्स मिलते हैं ऑफ 24 परगनाज। तो आप देख सकते हो कि डे बाय डे कंपनी जिस तरह से बंगाल में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फाइट कर रहे हैं, उसी के साथ कुछ ना कुछ उन्हें गेन होता जा रहा है। तो बंगाल के रिसोर्सेज जो है वो कंपनी के पास डे बाय डे आते जा रहे हैं, और कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही है, कंसोलिडेट होती जा रही है। और स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन उन्हें हेल्प करेगा टू क्रिएट अ स्ट्रांग फाउंडेशन ग्राउंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट होता है कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया जाता है, डिथ्रोन कर दिया जाता है, और कंपनी अपना डिजायर्ड कैंडिडेट मीर जफर को बंगाल का नवाब बना देती है। तो मीर जफर बिकम अ नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। तो मीर जफर अब इनिशियली तो कंपनी के ऑर्डर फॉलो करता है, रूल फॉलो करता है, और कंपनी ने जब अपना डिजायर कैंडिडेट एस्टेब्लिश इसलिए किया है कि वो मैक्सिमम अपने ट्रेड प्रॉफिट को बढ़ा सके, उसका एक्सपांशन कर सके, और बंगाल में अपनी जो पावर है उसको कंसोलिडेट कर सके। लेकिन जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है तो उसके बाद कंपनी जो है उससे बहुत ज्यादा मनी का एक्सटॉर्शन करती है, बहुत ज्यादा उसके पैसे जो है वो लेती रहती है, जिससे कि मीर जाफर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डिग्रेड होती जाती है डे बाय डे। अब मीर जाफर की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो जो बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बेसिक खर्चे चाहिए, बेसिक एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं कर पा रहा था। तो कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं था कि बंगाल की जनता के लिए या पब्लिक के लिए कोई भी काम हो या ना हो, उनको बस अपने ट्रेड इंटरेस्ट से मतलब था। उसको सेफ गार्ड करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते थे और एक्सेसिव मनी एक्सटॉर्शन फ्रॉम नवाब वो करते थे। तो इससे तंग आकर मीर जाफर ने फिर कंपनी के खिलाफ जाने का सोचा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में हो गया। बिकॉज आप करेंगे क्या, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन डे बाय डे डिग्रेड हो रही है, और इस तरह से तो आप नवाब बनना नहीं चाह रहे थे, कोई भी इस तरह से नवाब बनना नहीं चाह रहे थे। मीर जाफर ने अपना सपना तो पूरा, ड्रीम तो फुलफिल कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प के थ्रू, लेकिन अब नवाब इस तरह से तो नवाब कोई नहीं बनता कि जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी वीक हो। एवरीबडी वांट्स देयर कंट्रोल ऑन देयर ओन टेरिटरी।
तो यहाँ पर मीर जफर जो है वो डच लोगों की हेल्प लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, और या फिर इनको हराने के लिए मीर जफर डच लोगों की हेल्प लेता है और इन दोनों का जॉइंट फ्रंट क्रिएट होता है, मीर जफर और डच लोगों का, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका बैटल होता है, बैटल ऑफ बेदरा इन 1759। 1750 में बेदरा के वो बैटल में, युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन विक्ट्री होती है क्योंकि इसकी ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है देन डच, और मीर जाफर तो ऑलरेडी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी डिग्रेड हो रही है, मिलिट्री पावर भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज फाइनेंस नहीं है तो आप अपनी मिलिट्री को ट्रेन नहीं कर सकते, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री हो जाती है और डच पावर भी फिर इंडिया में इस बैटल के बाद जो है सबड्यूड हो जाती है एज फ्रेंच पावर। फ्रेंच पावर जैसे कर्नाटिक वॉर के बाद से इंडिया में सबड्यूड हो गई थी, वैसे ही डच भी इस बैटल के बाद इंडिया में खाली मियर ट्रेड कंपनी बन के रह गई बस। अब यहाँ कंपनी की जैसे जैसे विक्ट्री होती जा रही है हर बैटल में, वो ट्रेड कंपनी से एक रूलर की तरफ बढ़ती जा रही है। सिचुएशन किस तरफ बनती जा रही है? ट्रेड कंपनी से अब वो रूलर बन रही है, शासक बन रही है उस जगह की, क्योंकि उसके पास जमींदारी राइट्स आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, तो कंट्रोल सारा किसके पास आ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ये हमने देखा बैटल ऑफ बेदरा। फिर इसी के साथ ही 1760 में रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लैंड चला जाता है और उसके बाद में जो है एक बस स्टार्ट करके गवर्नर आता है बंगाल का, वो होता है जो मीर कासिम के साथ कोलैबोरेशन करता है। अब क्योंकि मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब कंपनी द्वारा बनाया गया, वो कंपनी के अगेंस्ट हो गया था, तो अब कंपनी नहीं चाहती कि ऐसा कोई जो हमसे रिवोल्ट कर सके वो नवाब गद्दी पर बैठा हो। तो अब मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को, जो सन इन लॉ था किसका? मीर जाफर का, मीर जाफर के सन इन लॉ को न्यू गवर्नर नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है इन 1760। तो कंपनी मीर कासिम के साथ कोलैबोरेशन करती है और मीर कासिम के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, और उसमें उस ट्रीटी के साथ ही बुर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव की जो जमींदारी राइट्स है वो कंपनी को मिलते हैं। तो कंपनी की और फाइनेंशियल सिचुएशन कंडीशन बढ़ रही है क्योंकि 3 और 24 परगनास वहां के और 3 और नए एरिया जो है उसके रेवेन्यू एरिया में जुड़ जा रहे हैं। मीर जाफर रिनाउंस थ्रोन, मीर जाफर ने पद का त्याग कर दिया था, थ्रोन का, गद्दी का त्याग कर दिया था, उसकी जगह मीर कासिम ने अब ले ली थी। तो यहाँ पर भी मीर कासिम तो शुरुआती दौर में तो कंपनी का सपोर्ट करता है, कंपनी के हर मूव्स को सपोर्ट करता है, उसके डायरेक्शन को फॉलो करता है, लेकिन अगेन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो मीर कासिम की भी सिचुएशन वही होने लगती है जो मीर जाफर की हुई थी। मीर कासिम शुरुआत में कंपनी को सपोर्ट करता है, उसके हर मूव्स को सपोर्ट करता है, लेकिन उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन डे बाय डे डिग्रेड होने लगती है और वो भी कंपनी के अगेंस्ट होने लगता है। अब मीर कासिम जो है वो अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करता है ऑन वेस्टर्न लाइन, वेस्टर्न तौर तरीकों से एकदम न्यू अपग्रेडेशन के साथ अपनी आर्मी को तैयार करता है अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके लिए वो एक जर्मन ट्रेनर को भी एम्प्लॉय करता है अपनी आर्मी में जिसका नाम था सामरू, और वो अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद को वो मुंगेर ले जाता है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए कि विच नवाब ऑफ बंगाल ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो वो कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम ने अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था और वहां पे एक गन फैक्ट्री भी स्टैब्लिश की थी। अब क्योंकि ये सारी तैयारी किसके अगेंस्ट हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट।
अब यहाँ पे ये सारे के सारे नवाब हम देख सकते हैं कि सारे के सारे बहुत ही एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, किसी भी तरीके से वो गद्दी पर तो बैठना चाहते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं कि जो जिसकी भी हेल्प से बने हैं उसको हम वैसे तो बाहर निकाल ही लेंगे, बाद में देख लेंगे इनको। तो बस ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प चाहते हैं नवाब बनने के लिए, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, कि हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं भी बंगाल का नवाब बनूं। तो मीर कासिम का बंगाल का नवाब बनना सेकेंड रिवॉल्यूशन माना जाता है इन बंगाल, और फर्स्ट रिवॉल्यूशन वो था जब मीर जफर ने सिराजुद्दौला ने कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया था, दस्तक का मिसयूज करने से रोका था, और कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन करने से रोका था, जिसका रिजल्ट बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो फर्स्ट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन बंगाल। और मीर कासिम का नवाब बन जाना और उसके बाद ये सारे चेंजेस होना भी सेकेंड रिवॉल्यूशन इन बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एक्सप्लेन द फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन बंगाल, सेकेंड रिवॉल्यूशन इन बंगाल। तो आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ये ऐसे कोड लैंग्वेज में पूछा जाएगा कि सेकेंड रिवॉल्यूशन इन बंगाल क्या है। तो आपको फिर याद आना चाहिए कि सेकेंड रिवॉल्यूशन ऑफ बंगाल है कि मीर कासिम का बंगाल का नवाब बन जाना, और उसके द्वारा ये चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस करना इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। फिर ये चेंजेस वो कर ही रहा है, तो उसमें एक मेजर चेंज उसने ये कर दिया कि उसने फ्री ट्रेड कर दिया बंगाल में भी फॉर इंडियन ट्रेडर्स। पहले क्या था, दस्तक ये प्रिविलेज किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दस्तक था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, और जो उनके काउंटर पार्ट थे इंडियन ट्रेडर्स, उनको तो अपने ट्रेड पे ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो प्रॉफिट गेन वाली सिचुएशन किसकी स्ट्रांग होगी, ऑब्वियसली कंपनी की, क्योंकि उसको ड्यूटी तो देनी नहीं पड़ती है, तो जितना मैक्सिमम जो भी प्रॉफिट होगा उसका मैक्सिमम ही होगा। और इंडियन ट्रेडर्स को उनसे फिर कंपटीशन फील करना पड़ता था, वो लोअर स्टेज पे आते थे, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी का सरप्लस ज्यादा होता था। जब आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा है तो आपका जो भी बचत होगी, सरप्लस होगा, वो ज्यादा होगा देन इंडियन ट्रेडर्स। और फिर इन्वेस्टमेंट भी आपका ज्यादा होगा, जब सरप्लस ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, तो आपका ट्रेड ज्यादा फलेगा फूलेगा देन आपके काउंटर पार्ट से। तो इंडियन ट्रेडर्स के लिए भी मीर कासिम ने ड्यूटी फ्री ट्रेड घोषित कर दिया, और ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। तो मीर कासिम हर तरीके से हर तरह का मोटिव्स अपना रहा है टू वीकन दी सिचुएशन ऑफ पोजीशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी वही हर तरह से अपने ट्रेड इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए अपने कदम भी उठाएगी। तो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर किस तरह से कदम उठाया। तो अब इसी चेंजेस के साथ एक दूसरे के ऊपर अब अटैक शुरू हो जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के एक आर्मी जो है एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसमें मीर कासिम ने पटना मैसेकर अटेम्प्ट करता है। पटना मैसेकर में वो 148 इंग्लिश ऑफिशियल्स को पकड़कर प्रिजनर बनाता है, अपना कैदी बनाता है, और उनका ब्रूचुअली मर्डर कर देता है। और इससे कंपनी प्रोवोक हो जाती है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और मीर कासिम के अगेंस्ट एडम्स एक मिलिट्री कमांडर था, उसकी लीडरशिप में एक फोर्स भेजती है, और मीर कासिम यहाँ पे डिफीट होता है। मीर कासिम यहाँ पे हार जाता है एडम से, और फिर उसको बंगाल से भागना पड़ता है, और वो अवध जाके शेल्टर लेता है। तो अब मीर कासिम कहाँ आ जाता, अवध में वहां जाके शेल्टर ली, और अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। अब मीर कासिम वहां जाके अवध जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगता है, अगेन बैकफायर करना चाहता है। तो वो सिराजुद्दौला को लालच देता है कि जब अगर इस मिशन में हम सफल हो जाते हैं तो बिहार की जो भी ट्रेजरी है वो तुम्हें दे दी जाएगी। तो सुजाउद्दौला इस लालच के कारण
मीर कासिम का साथ देता है और इन दोनों के जॉइंट फ्रंट को शाह आलम भी ज्वाइन कर लेता है। शाह आलम सेकंड जो है वो ज्वाइन कर लेता है। अब शाह आलम का यहाँ पे क्या गेन होने वाला है? दिल्ली में उस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा इनस्टेबल थी। शाह आलम के जो फादर थे आलमगीर, आलमगीर का मर्डर हो जाता है उसी के वजीर के द्वारा। वहीं यहीं पे पावर का स्ट्रगल है। वजीर चाहता है कि वो कूप करके मुगल एम्परर बन जाए, तो वो आलमगीर का मर्डर कर देता है और शाह आलम उस समय प्रिंस था और वो अपनी जान बचा के दिल्ली से भाग जाता है। और शाह आलम फिर दिल्ली की तरफ कभी भी रुख नहीं करता है। वो सोचता है कि ईस्ट की तरफ ही अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम क्रिएट करेगा। इंडिपेंडेंट किंगडम जो है ईस्ट प्रोविंस की तरफ क्रिएट करेगा। तो इसके पास अब मिलिट्री तो है नहीं, ईस्ट प्रोविंस में अपना किंगडम क्रिएट करने के लिए मिलिट्री तो चाहिए होगी, इसको मिलिट्री चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा। इस वजह से ये शाह आलम जो है वो इनको ज्वाइन कर लेता है। तो अब तीनों का एक ज्वाइंट फ्रंट क्रिएट होता है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। तो बैटल ऑफ बक्सर में इन तीनों का ज्वाइंट फ्रंट ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ता है और यहाँ पे इनकी हार हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन यहाँ पे विक्टोरियस प्रूफ होती है। और ये हार जो होती है वो डिसाइसिव होती है। डिसाइसिव इन द सेंस कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि हु विल रूल इन बंगाल, बंगाल में कौन राज करेगा, ये इस युद्ध के बाद जो है वो तय हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एज अ डिफैक्टो रूलर बन जाती है ऑफ बंगाल का। डिफैक्टो रूलर इनफॉर्मल रूप में कंपनी के पास बंगाल का कंट्रोल आ जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी में तो खाली क्या था, इनके साथ कोई ट्रू वॉर नहीं हुआ था। जो फ्रंट थे, दोनों ही फ्रंट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, इनके बीच में कोई ट्रू वॉर नहीं हुआ था। जबकि बैटल ऑफ बक्सर में ट्रू फाइट होती है, कंपनी बिल्कुल अपने फुल फोर्स के साथ लड़ती है। बैटल ऑफ प्लासी में तो कॉन्स्पायरेसी होती है अगेंस्ट नवाब, तो कॉन्स्पायरेसी से जीत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्रिटिकली एग्जामिन करिए कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्लोरिफिकेशन को प्रूफ करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बैटल ऑफ प्लासी में जब जीत हो जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुप्रीम पावर के रूप में देखा जाता है। क्या ये सही मायनों में सिद्ध करता है? तो क्रिटिकल एग्जामिन में आता है तो लिखिए कि नहीं, उसमें सिर्फ कॉन्स्पायरेसी के थ्रू ही ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिलती है, ना कि एक ट्रू बैटल के रूप में। अगर ट्रू बैटल होता तो सिचुएशन कुछ और होती शायद। फिर यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर के बाद सुजाउद्दौला जो है वो अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ता है। इसकी आगे भी बैटल होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और सुजाउद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ कोरा में डिसाइसिव डिफीट देके इसको भी सबड्यूड कर दिया। और बैटल ऑफ कोरा में जब सुजाउद्दौला की हार हो जाती है तो वो सरेंडर कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अवध जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी पे का कंट्रोल अवध में भी स्टैब्लिश हो जाता है। तब अब बंगाल और अवध, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के हाथ में। फिर अब
पूरा बंगाल में जितना भी ट्रेड वगैरह सब एक्टिविटी हो रही है उनकी कंट्रोलर है ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं थी तो धीरे धीरे जो कंपनी के ऑफिशियल्स है वो अपने प्राइवेट ट्रेड में भी इन्वॉल्व होने लगे, अपना पर्सनल गेन करने लगे। हर कोई वहां पे कंपनी ऑफिशियल था वो अपने आप को रिच करना चाहता था थ्रू प्राइवेट ट्रेड, और इसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और कंपनी की स्थिति जो है डे बाय डे डिक्लाइन होने लगी, बिकॉज रिवेन्यू जनरेशन करप्शन के कारण गिर रहा था और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बाद में बिगड़ने लगी। और एक सिचुएशन ऐसी भी आई जिसमें कि कंपनी को अपनी होम गवर्नमेंट से, इंग्लैंड की गवर्नमेंट से लोन लेने की नौबत भी आ गई थी। इस वजह से 1772 में वहां की होम गवर्नमेंट ने रॉबर्ट क्लाइव को वापस भेजा कंपनी की सिचुएशन संभालने के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव भारत में आते से ही उसने अवध के नवाब के साथ ट्रीटी साइन करता है इन 1765 और एक सेपरेट ट्रीटी साइन करता है विद शाह आलम एट इलाहाबाद। तो ये ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानी जाती है, 1765 में साइन होती है बिटवीन क्लाइव और यू कैन से ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच में। जिसमें क्या होता है, अवध वॉज रिस्टोर्ड टू नवाब। अवध जो है अब वो कंपनी के कंट्रोल से वापस किसको दे दिया जाता है, नवाब को दे दिया जाता है। और कोरा और इलाहाबाद का जो रीजन है वो शाह आलम को दे दिया जाता है। शाह आलम को कहा जाता है तुम कोरा और इलाहाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन संभालो और नवाब जो है अवध का वो अवध का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। शाह आलम के साथ एक ट्रीटी साइन की जाती है इलाहाबाद में जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन का जो दीवानी राइट्स है, दीवानी मीन्स, दीवानी राइट्स का मीनिंग होता है रिवेन्यू। रिवेन्यू कलेक्शन का जो पूरा राइट है वो किसके पास आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो अब और रिवेन्यू एरिया जो है कंपनी का बढ़ गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा इज अ बिग रीजन और यहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा भरमार है। और 26 लाख एनुअल पेंशन फिक्स कर दी गई शाह आलम के लिए। अब शाह आलम को कोरा और इलाहाबाद दे तो दिया, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई हाँ इंडिपेंडेंट तुम वहां के रूलर हो, नहीं। कोरा, इलाहाबाद, अवध ये सब कंपनी के इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अवध ड्यूअल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करता है इन बंगाल इन 1765। अब बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वो ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश करता है इन 1765। ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है वो हम देखते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट में दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स आते हैं। दीवानी राइट्स रिवेन्यू कलेक्शन वाला और निजामत में होता है लॉ एंड ऑर्डर। तो दीवानी राइट्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और निजामत जो है लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस जो है एरिया में वो नवाब को दे दिया जाता है। नवाब को कहा जाता है कि तुम इस रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, लॉ एंड ऑर्डर की जो भी सिचुएशन होती है, बाकी मेंटेनेंस वगैरह का सारा काम नवाब को दे दिया जाता है। ओनली रेवेन्यू कलेक्शन का काम ईस्ट इंडिया कंपनी का रहता है। और इस काम को करने के लिए, निजामत के काम को करने के लिए 53 लाख रुपीस फिक्स कर दिए जाते हैं एनुअली नवाब के लिए इस वर्क को डन करने के लिए। तब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्शन की पावर है, और ये पावर किस तरह की है, देखो, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। पब्लिक के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क करना या रिसोर्सेज का पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना, उस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के पास नहीं है। लोगों का भला सोचना, ये सब किसका काम रहेगा, नवाब का। और नवाब के पास जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है विदाउट पावर।
ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट क्या है? कंपनी के पास पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। इस तरह का ये डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद इंग्लैंड में, अब यहाँ पे भी इन डुअल गवर्नमेंट होने के साथ साथ ही कंपनी की जो सिचुएशन है वो डे बाय डे करप्शन के कारण और वॉर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण फाइनेंशियल सिचुएशन इसकी बिगड़ती जा रही है, और उसके लिए ये अपने होम गवर्नमेंट से लोन मांग रहे। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट को ये फील होता है कि अब कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो उसको अपने हाथों में लेना पड़ेगा। इस कारण से जो इंग्लैंड की होम गवर्नमेंट है वो एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इसी के साथ ही 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के साथ ही वॉरेन हेस्टिंग को एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल। इससे पहले रॉबर्ट क्लाइव वगैरह वो जो थे कंपनी के एक ऑफिशियल्स थे, उनके पास मतलब एक तरह से वो कंपनी का होल्ड कर रहे थे, लेकिन जो एक पोजीशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल किस तरह से एक पोजीशन के साथ, पोस्ट के साथ होगा, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रिएट किया जाएगा, वो इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद से क्रिएट किया जाता है। जो है वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल का पद का क्रिएशन किया जाता है, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग होता है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट का क्रिएशन होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का एम क्या था? मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ताकि इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर किया जा सके और करप्शन एक्टिविटी है उस पर कंट्रोल किया जा सके। और वॉरेन हेस्टिंग ने आते से ही ये अबॉलिश दिस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसने अबॉलिश कर दिया, और उसने इस रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक अलग से बोर्ड या काउंसिल कह सकते हैं, बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट कलकत्ता। ठीक है, अब रेवेन्यू कलेक्शन का काम जो है ये बोर्ड का होगा, और इसने पटना और मुर्शिदाबाद का जो अलग से रेवेन्यू बोर्ड था उसको अबॉलिश कर दिया। ही अपॉइंटेड इंग्लिश कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कलेक्टर के पद की रचना की जाती है, और ये इंग्लिश कलेक्टर अपॉइंट करता है फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। और वॉरेन हेस्टिंग ने नवाबशिप को एंड कर दिया। अब यहाँ पे नवाबशिप जो है वो नहीं रहेगी, और नवाबशिप के मतलब नवाब का पद नहीं रहेगा, नवाब का पद अब नहीं रहेगा। तो अब कंपनी जो है वो डिफैक्टो रूलर से, बंगाल का कंट्रोल डायरेक्ट किनके हाथ में आ गया? कंपनी के हाथ में। तो डिफैक्टो रूलर से वो बन जाती है डीजेयर रूलर, डीजेयर रूलर। ठीक है, नवाबशिप के एंड होते ही कंपनी डिफैक्टो रूलर से डीजेयर रूलर बन जाती है। फॉर्मल तरीके से सारा कंट्रोल किनके हाथ में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो इस तरह से बंगाल पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एस्टेब्लिश होता है। बंगाल इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आता है। और बंगाल प्रोविंस के आने के साथ ही बिहार और उड़ीसा का भी प्रोविंस जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर आ जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू ग्राउंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस कारण से उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है डे बाय डे, जो उसको हेल्प करता है आगे जितने भी वॉर होते हैं मराठा के साथ, फिर मैसूर के साथ, उनमें विक्ट्री की तरफ उनको लीड दिलवाता है। अब हम थोड़ा सा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव व्यू से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या था कि दिस एक्ट परमिटेड द कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया। ठीक है,
इसमें जितनी भी टेरिटोरियल गेन हुई थी कंपनी को वॉर के थ्रू, उसको लेजिटिमाइज करती है कंपनी इस एक्ट के थ्रू कि ठीक है ये टेरिटोरियल पोजीशन है वो आपके पास ही रहेगा। सेकंड, इसमें जो है गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसको रीनेम कर दिया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल से इस पोस्ट का नाम क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और वो कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। इस एक्ट के थ्रू ही फर्स्ट टाइम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश एट कलकत्ता अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश कैबिनेट वाज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। अब ब्रिटिश कैबिनेट जो था उसने ये राइट दिया कि आप इंडियन अफेयर्स में आप हस्तक्षेप कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट है जिनको आपको याद रखना है कि कंपनी जो इस एक्ट के थ्रू टेरिटोरियल पोजीशन जो है वो कंपनी को देती है। जितने भी वॉर में टेरिटोरियल पोजीशन उन्होंने गेन किए थे वो कंपनी के पास ही रहते हैं, वापस नहीं लौटाए जाते हैं उनके रूलर को। और गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में स्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है वॉरेन हेस्टिंग। और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में इसी एक्ट के थ्रू होती है। और ये एक्ट जो है वो परमिशन देता है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, एम क्या था, इसको पास करने का एम था करप्शन एक्टिविटीज को कम करना। कंपनी के अंदर जो करप्शन एक्टिविटी है उसके लिए रिफॉर्म्स लाए गए इस एक्ट के थ्रू। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट के क्रिएशन के साथ ही जो इनकी प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास, इन प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर थे वो किसके सबऑर्डिनेट हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट हो गए। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर एट बॉम्बे, गवर्नर एट मद्रास जो है वो इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे, उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। तो इस एक्ट के बाद से ही बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सबऑर्डिनेशन में आते हैं। और इसका एक मेन एम क्या था इस एक्ट को पास करने का, ये जो पॉलिटिकल राइट है पॉलिटिकल पावर जो कंपनी के हाथ में थी उसको कंपनी से छीन लेना। तो ये एक्ट जो है कंपनी के हाथों से पॉलिटिकल पावर को रिमूव करती है। अब पॉलिटिकल डिसीजन जो भी होंगे वो कंपनी नहीं लेगी किसी भी एरिया के रिलेटेड, वो कौन लेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस तरह के पोस्ट का गवर्नर जनरल के पोस्ट के क्रिएशन के साथ ही किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, सेंट्रल। चीजों को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, एक के हाथ में पावर को ज्यादा लाया जा रहा है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट,
तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट करना ही इस रेगुलेटिंग एक्ट का ऑब्जेक्ट था। कंपनी के हाथों से पॉलिटिकल पावर रिमूव करना, करप्शन रिफॉर्म्स लाना और डुअल गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के कारण जो केओस आया था, जो अशांति आई थी सिस्टम में, उसको कर्व करना। डुअल गवर्नमेंट के कारण जो भी कंपनी को लॉसेस फेस करने पड़े थे उसको मैनेज करना और उसको मिटाना, कर्व करना। और करप्शन एक्टिविटीज को कम करने के लिए क्या करना, इनका क्या रिफॉर्म था कि जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स होंगे उनको प्राइवेट ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होने से रोकना। प्राइवेट ट्रेड में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कंपनी के ऑफिशियल्स के, और उनको हर तरह की किसी भी तरह के गिफ्ट और ब्राइबरी जो है वो किसी से भी रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव और कुछ फैक्ट थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। तो अब होल सिनेरियो देख लेते हैं हम बंगाल के कंट्रोल का किस तरह से हुआ। तो इन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। इससे पहले जो कंपनी है वो एज ए ट्रेडिंग कंपनी थी, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही कंपनी की क्या हो गई, वो डी फैक्टो रूलर के रूप में स्टैब्लिश होती है। 1757 में बंगाल का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाता है, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ बंगाल होता है। रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ से है ड्रामेटिक फंडामेंटल चेंजेस। क्या मेजर चेंजेस आते हैं उस टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिक्स में, और उसके फ्यूचर में क्या चेंजेस दिखे जाते हैं। फिर इन 1759 में बैटल ऑफ बेड्रा होता है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और जॉइंट फ्रंट ऑफ डच एंड मीर जाफर, जिसमें डच जो है वो हार जाता है, बंगाल का नवाब और उसका जॉइंट फ्रंट हार जाता है, कंपनी की यहाँ पे जीत होती है, और कंपनी वॉज बिकम डी फैक्टो रूलर। नेक्स्ट, ट्रीटी विद मीर कासिम को यहाँ पे मीर जाफर को इस 1756 से बाद डिथ्रोन कर दिया जाता है और न्यू बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम को जो 1760 में बंगाल का नवाब बनने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी साइन करता है, और उसमें जमींदारी राइट देता है कंपनी को, और ट्रेड प्रिविलेज भी कंपनी को प्रोवाइड करवाता है। और ये जो 1760 है इसको सेकेंड रेवोल्यूशन कहा जाता है इन बंगाल। सेकेंड रेवोल्यूशन कुछ चेंजेस आए क्योंकि जमींदारी राइट्स मिलते हैं कंपनी को, लेकिन इसको ट्रू रिवोल्यूशन नहीं कहेंगे, ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं आया। ठीक है, जिसकी वजह से आगे की कह सके कि बंगाल की पॉलिटी का फ्यूचर बने। नेक्स्ट, इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर होता है, और उसमें डिसाइसिव डिफीट होती है बंगाल के नवाब की, अवध के नवाब की और शाह आलम की। जॉइंट फ्रंट था उनका। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीतती है, और यहाँ पे डिसाइसिव विक्ट्री लेके वो अपना डी फैक्टो रूलर वाली जो पोजीशन है उसको और स्ट्रेंथन करती है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो भी चेंजेस होते हैं उसको थर्ड रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इन 1765 क्लाइव की अराइवल के साथ ही वो वापस इंडिया भारत आता है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करता है विद अवध के नवाब एंड शाह आलम के साथ, जिसमें कंपनी गॉट दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, नवाब कंट्रोल ओवर निजामत। ठीक है, और डुअल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1765 में बाय रॉबर्ट क्लाइव। एंड फाइनली इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग के आने के साथ ही, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसके आने के साथ ही नवाबशिप अबॉलिश कर दी जाती है, और डी फैक्टो रूलर का स्टेटस अब किस में बदल जाता है, डी ज्योर रूलर ऑफ बंगाल। कंपनी अब डी ज्योर रूलर बन जाती है। तो 1757 से लगा के 1765 तक के पीरियड में नवाबशिप प्रेजेंट रहती है, और कंपनी जो होती है वो डी फैक्टो पावर के रूप में यहाँ पे स्टेब्लिश होती है। डी फैक्टो पावर, इनफॉर्मल पावर, बिकॉज जो थ्रोन है वो उस पर कौन बैठेगा, नवाब बैठेगा, और कंपनी जो है वो एज ए उसकी सबऑर्डिनेट, जस्ट सिंबॉलिक रूप में, नॉट सबऑर्डिनेट इन ट्रू सेंस बट इन सिंबॉलिक सेंस। लेकिन आफ्टर 1765 कंपनी जो है वो डी ज्योर पावर के रूप में एमर्ज होती है। तो इस तरह से बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल कंट्रोल
कंपनी के हाथ में आ जाता है। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड कमेंट टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। थैंक यू।